देखिए कक्षा द्वादश की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस टॉपिक का कुछ भाग हमने आपको जूम क्लास में भी पढ़ाया था, पर वो नेटवर्क ना होने के कारण सही तरीके से विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ पाया। इसलिए आज हम पुनः इसी टॉपिक को दोबारा से अभ्यास करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। क्या होता है? K2Cr2O7। देखिए प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे आप। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसको? प्रयोगशाला में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO4 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 पर सांद्र H2SO4 की क्रिया करके हम बनाते हैं। इसको रिएक्शन को देखेंगे ध्यान से कैसे बनाया जाता है। देखिए हमारा टॉपिक है, क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा आज का टॉपिक है, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। बनाने की विधि में सबसे पहले लैब मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैब मेथड। अब देखिए हमने कहा 2K2Cr O4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्रिया करा दी। तो क्रिया कराने पर क्या बनता है ये देखना है, ध्यान से समझेंगे। हम 4 हैं यहाँ पर पोटेशियम के, K2A प्लस K2A हो गए कितने? 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन भी बचा है यहाँ पर, देखिए ये H2 है प्लस H2। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहाँ SO4 है। क्या है? SO4। एक SO4 हमने इसको दे दिया 4 दूनी 8, 8 में से एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। ये फिनिश हो गया। यहाँ से पोटेशियम के सारे चले गए, ऑक्सीजन का एक चला गया, 7 रह गए। कितने रह गए? 7। अब हम क्या करेंगे? Cr के कितने बचे हुए हैं हमारे पास? Cr के तो 2 ही बचे हुए हैं, यानी कि Cr2। ऑक्सीजन के 7 बचे हुए हैं, तो 7। इस प्रकार से आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरी भी एक रिएक्शन है। ब्लू पेन है क्या? इनसे ले आओ ब्लू पेन। दूसरी भी हमारी एक रिएक्शन आती है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कैसे बनाना संभव हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट से। ठीक है, किस तरह बनाएंगे इससे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई। सोडियम डाइक्रोमेट से कैसे बनता है यहाँ लिखेंगे हम। क्या करेंगे भाई? एक तरीका है हमारे पास कि Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 प्लस 2KCl इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई? पोटेशियम के 2, यहाँ Cl के 2 और सोडियम के 2 रह गए, इनको अलग से निकाल लीजिए। 2KCl भाई 2KCl हो गया या NaCl? Na के 2 और Cl के 2 निकाले हैं तो 2NaCl निकलेगा या कुछ और निकलेगा? भाई 2NaCl तो ये निकल गया आपके। अब बचा क्या? K के 2 यानी कि K2 और
Cr2 और O7, ये बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दो तरीके से इस प्रकार से आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को बना सकते हैं। अब भौतिक गुण पढ़ेंगे इसके। भौतिक गुण में क्या है देखिए ध्यान से। भौतिक गुण भाई सबसे पहले हम कहेंगे यह है नारंगी लाल क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक जो होता है वो 671 केल्विन होता है। ये ठंडे जल में अधिक किंतु गर्म जल में पूर्ण रूप से विलय होती है। ठंडे जल में थोड़ा मिल जाती हैं, ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, लेकिन अगर गर्म जल हो तो पूर्ण रूप से ही मिल जाएगी, घुल जाएगी। अल्कोहल में यह अविलय है, अल्कोहल के अंदर ये घुलता नहीं है। फिर कहा यह आर्द्रता ग्राही नहीं है, यानी कि ये नमी को सोखने वाला नहीं होता है। क्लियर होगी बात, नमी को सोखने वाला नहीं होता है। रासायनिक गुण पढ़ेंगे और रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में हम क्या कहते हैं कि 671 केल्विन पर यह गल जाता है, ठीक है। उच्च ताप पर गर्म करने पर यह O2 भी मुक्त करता है। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो ये ऑक्सीजन को भी क्या करेगा, मुक्त करेगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अब क्या भाई, रासायनिक गुण, जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और इसमें नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्या, ऊष्मा का, बताओ, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है नहीं, यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट। अब देखो आपने क्या कहा है कि 671 केल्विन पर गल जाता है। ये देखिए कैसे, 4K2Cr2O7 इज इक्वल टू, इसको हमने तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे, 4K2 इतना पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। इसके कितने हैं यहाँ पे ना, 4 दूनी 8 हैं। तो हमने क्या किया, 4 ले लिए, खाली 4 आगे 4 तो बच रहे हैं। 4 को हम क्या करेंगे, 2Cr2, क्लियर। ये भी यहाँ तक फाइनल हो गया, क्योंकि 4 एकम 4 यहाँ आगे, 2 दूनी 4 यहाँ आगे, 4 और 4 8 हो गए, 4 दूनी 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के कितने बचे हमारे पास, ऑक्सीजन के देखो 7 चौक 28 हैं। 28 में से 4 चौक 16 तो यहाँ आ गए, ठीक है। और अब हमारे कितने बच गए, 2 तिया 6 यहाँ आगे, कितने हो गए भाई, 16 और 6 22, और आगे बचे 6, 28 पूरे करने हैं ना। तो 3 दूनी 6, ये ऑक्सीजन निकलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में निकलती है। अब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब ऑक्सीकारक गुण में हम क्या कहेंगे कि नवजात ऑक्सीजन के कारण यह अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नवजात ऑक्सीजन के कारण यह अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम पढ़ लेंगे। देखो कैसे रिएक्शन, एक जनरल इक्वेशन आएगी जिसको हमें बार बार करना है, इसे समझ लेना। देखिए कैसे भाई, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या करूं इस रिएक्शन के अंदर। आप लोगों के मस्तिष्क में अब ये आ रहा होगा कि क्या करूं इस रिएक्शन के अंदर। देखिए यहां SO4 के कितने हैं, 4। भाई SO4 के अगर पूरे की बात करते हैं तो 4 हैं, और यहां पोटेशियम के क्या है, यहाँ K2। तो 4 SO4 में से मैं एक SO4 दे देता हूं इसको, प्लस यहाँ कितने हैं,
Cr2SO4 के 3 बच रहे होल थराइज। इस पूरे SO4 की बात कर रहे हैं हम, इसकी एक तो ये आ गया, 3 ये आ गए यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गए पूरे। प्लस आगे क्या बचा यहाँ पे 4H2 ऑक्सीजन के साथ हैं, 4 एकम 4 प्लस कितने बच गए 3 नवजात ऑक्सीजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए, उसको हमने नवजात ऑक्सीजन के रूप में लिख देना है। समझ में आ गई बात। ये तो हो गई जनरल इक्वेशन। अब इसको हम जनरल इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे ये चीजें भी समझो। यूज करने का तरीका क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट आता है हमारा, ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है कि आई निगेटिव को I2 में ऑक्सीकृत अब देखो भाई इसमें क्या करते हैं, I निगेटिव को I2 में ये ऑक्सीकृत कर देता है। कौन ऑक्सीकृत कर देता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो सबसे पहले रिएक्शन हमारी कॉमन रिएक्शन आएगी, ये कौन सी, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज प्लस 4H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने ये करना है कि I निगेटिव को I2 में कैसे, देखो 2KI इज इक्वल टू क्या I2 और प्लस I2 दो आयोडीन के तो हो गए अलग, K2 बच गया यहाँ, लिखेंगे K2, ठीक है, क्या लिखेंगे K2 और प्लस यहाँ लिखेंगे H2SO4, तो यहाँ लिखेंगे K2SO4, तो ये आ गया SO4 प्लस, अब इधर हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, इधर ऑक्सीजन है नहीं तो इधर नवजात ऑक्सीजन हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये रिएक्शन आपकी बन गई कैसे, हमने 2KI लिया इज इक्वल टू I2 बना दिया और K2 अलग निकल गया, K2SO4 के साथ में जोड़ दिया, तो यहाँ पे H2SO4 लिया, H2SO4 लिया तो यहाँ हाइड्रोजन के ज्यादा हो गए, इधर हाइड्रोजन लिख दिए, इधर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता तो ऑक्सीजन इधर कम हो गए, इधर ऑक्सीजन कम पूरे करने के लिए एक ऑक्सीजन को हमने इस तरह दिखा दिया। समझ में आएगी बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो हमें ये समीकरण नंबर 1 बना लेनी है, ये समीकरण नंबर 2 बना लेनी है। तो हम कहेंगे कि 3 पूरे करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करवाओ इसको, ये कर दो गुना 3, तो क्या करेंगे भाई हम, देखो 3 दूनी 6 KI प्लस 3H2SO4 प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटे 3I2 प्लस K2SO4 प्लस 3H2O, समीकरण नंबर 3 बनी थी। 3 नवजात ऑक्सीजन इसमें, 3 नवजात ऑक्सीजन इसमें, हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 ही है 3 ही है, तो हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गए जो अपोजिट साइड हैं, ठीक है कि नहीं, तो जो अपोजिट साइड हैं ये इधर वाले और इधर वाले ये तो कैंसिल हो गए। अब क्या बचे हमारे, देखो क्या क्या बच रहे, H2SO4 है इसमें पूंछ की साइड, इसमें समीकरण 1 में इधर की साइड में H2SO4 है, क्या है तो नहीं, इधर पूंछ की साइड ही इसमें है, पूंछ की साइड ही इसमें है, तो हम क्या करेंगे यहाँ जोड़ दो,
इनको K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 ये 3H2SO4 ये, तो हम क्या करेंगे 7H2SO4 प्लस 6Ki इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटे K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज प्लस 3I2 प्लस K2SO4, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया है भाई। और क्या, इसे 3 से गुना करी थी तो इसकी 3 से गुना करने पे क्या आया था, समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 3 से गुना करी थी तो 3 आएगा ना, यहाँ भी 3 आएगा। तो फिर यहाँ भी 3 आएगा। अब देखो K2SO4 ये कहाँ से आया, ये वाला, अच्छा ये यहाँ से आया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, एक तो K2SO4 ये आ गया समीकरण 1 से इधर, और एक आ गया K2SO4 समीकरण 3 से इधर। चलो इसे बाद में कर लेंगे हमें प्लस। अब हमारे पास क्या बच गया, हम 3H2O। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के लिख सकते हैं भाई, 3 तो ये है यहाँ हैं और एक ही है, तो हम क्या करेंगे जोड़ दो इन्हें दोनों को, यानी कि K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6Ki इज इक्वल टू क्या लिखूं, K2SO4 प्लस Cr2, ये 3 ये और 1 ये कितने हो गए 4, समझ गए, ये कर देना है यहाँ। अब फिर Cr2SO4 का होल थराइज प्लस 3I2 प्लस 3H2O, ये वाले इसके साथ ऐड हो गए, खत्म। इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये बनेगी समझ, कोई दिक्कत है तो बताओ, है भाई। अब क्या करेंगे, अब दूसरी रिएक्शन आती है हमारी बी रिएक्शन, एक रिएक्शन आती है बी रिएक्शन। क्या है, भी पेन भी नहीं चल रहा है, तो बी रिएक्शन क्या है इसमें, ये कह रहा है कि Fe पॉजिटिव 2 को Fe पॉजिटिव 3 में परिवर्तित कर देती है या ऑक्सीकृत कर देती है, यही तो है बात है। अब क्या करेंगे हम, देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे, लो भाई, सबसे पहली रिएक्शन जो है हमारी, वो मेन रिएक्शन, वो क्या है इसमें, सबसे पहले K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 है इज इक्वल टू क्या करेंगे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज प्लस 4H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। क्लियर, ये तो फोटो बना लो बस इसका, तो कि ये इसकी क्रिया करा के ये बनते हैं। अब दूसरी रिएक्शन हमारी आती है कि Fe पॉजिटिव 2 को Fe3 पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं वही तो देखना। हम क्या करेंगे,
देखो भाई, इसके लिए जब Fe पॉजिटिव 2 की बात हो तो हम क्या करेंगे यहाँ, FeSO4 SO4 2 ले लिए और इज इक्वल टू, बाद में पूर्ति कर लेंगे इनकी, FeSO4 प्लस वो सॉरी इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव 3 के लिए क्या करेंगे, Fe2SO4 का होल थराइज। ठीक है, ये करेंगे हम। अब देखो SO4 के 3 आ रहे हैं यहाँ पे SO4 के कितने हैं बताओ, 2, तो यानी कि एक SO4 कम है, यहाँ पे इधर के साइड में एक SO4 कम है, प्लस हम क्या करेंगे H2SO4, भाई 2 तो ही हो गए और एक ही हो गया, हो गए 3, Fe के 2 थे, 2 के 2 आ गए। इधर क्या फालतू है, इधर एक्स्ट्रा कौन है, H2 किसके बिना नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के। जब ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता तो हमने क्या कर दिया यहाँ, नवजात ऑक्सीजन। समीकरण नंबर क्या बन गई बेटे, 2, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितने से गुना करें, 3 से गुना करने पर, देखो भाई 3 से गुना कर रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, करा दो जी गुना, 3 से कराओ गुना, देखो 3 दूनी 6, क्या FeSO4 प्लस 3 एकम 3 H2SO4 प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 Fe2SO4 का होल थराइज प्लस 3 H2O, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, पहली से और तीसरी समीकरण से। अब दोनों समीकरण क्या है, नीले नीले वाली है, पहचानने में भी समस्या नहीं होने की। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी से चले, ये तो कैंसिल हो गए। अब सेम साइड में और क्या क्या है भाई बताओ, और क्या क्या है, H2O है, इधर भी H2O है, इधर H2SO4 है, इधर भी H2SO4 है, तो इनको जोड़ लेंगे। अगर अपोजिट साइड होते तो फिर कैंसिल कर देते। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले K2Cr2O7 प्लस यहाँ 6FeSO4 प्लस 4 और 3 7 H2SO4, और तो नहीं कुछ बचा पूंछ की साइड। अब इधर K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज, फिर प्लस 3 Fe2SO4 का होल थराइज, और प्लस 4 और 3 कितने हो गए बेटे, 7 H2O। क्लियर होगी, ये आपकी समीकरण कंप्लीट हो जाती है इस तरह। बताओ जरा समझ में आई क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं भाई। इसके बाद हमारे पास समीकरण आती है आगे, कौन सी वो देखेंगे। लो, ये समीकरण है H2S को सल्फर में परिवर्तित कर देती है। काय में भाई, H2S को सल्फर में परिवर्तित कर देती है। देखो यहाँ लिख दिया, H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है बेटा, देखो कैसे कर देती है। सबसे पहली रिएक्शन क्या है हमारी, K2Cr2O7 प्लस क्या H2SO4 और H2SO4, यही तो है। और फिर क्या था, इज इक्वल टू K2 बताओ SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज प्लस 4H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन, इक्वेशन नंबर 1
इसने कहा कि H2S को सल्फर में परिवर्तित करती है, तो देखो बेटे यहाँ क्या करेंगे हम, इसे इससे करेंगे, ये लिखेंगे H2S और इज इक्वल टू S। भाई H2S को सल्फर में परिवर्तित कर दिया, प्लस ये क्या बचा H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, प्लस एक नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब इसमें 1 इसमें 3 क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर तो हम क्या करेंगे भाई बताओ, करवाओ गुना, 3H2S प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 सल्फर प्लस 3H2 गुना कर दो किससे, 3 से, 3 से तो गुना करी, समीकरण नंबर क्या बनाई 3। ठीक है। अब समीकरण 1 की और 3 की बात करें तो बेटे ये और ये कट गया, अब बचा हमारा क्या 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 बच गया बेटे बताओ, क्या बच गया, K2Cr2O7 बच गया, प्लस 4H2SO4 बच गया, प्लस 3H2S बच गया, इज इक्वल टू क्या बच गया आगे, K2SO4 बच गया, प्लस Cr2SO4 का होल थराइज बच गया, प्लस 3S बच गया, प्लस 3 और 4 कितने हो गए 7H2O बच गया। क्लियर होगी। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है क्या, है भाई है। देखो हमने क्या किया, ये तो जनरल इक्वेशन होगी, H2S को सल्फर में बदला, तो हमने क्या किया, H2 तो रह गए, ये H2 रह गए, H2 किसके बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन ये लिख दिया नवजात ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए, इसमें एक नवजात ऑक्सीजन है, इसमें 3 नवजात ऑक्सीजन है, गुणा कर दी 3 से गुणा करके समीकरण बन गई ये, इसको काट दिया, बाकी जुगा तो लिख दिया, जो बचा जोड़ के, आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या पढ़ेंगे भाई, आगे पढ़ेंगे कि सल्फाइड को सल्फेट में चेंज कर देती है, क्या, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले क्या, जनरल इक्वेशन क्या है, वही K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज प्लस 4H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड के लिए हम क्या करेंगे, सल्फाइड के लिए हम करेंगे Na2SO3 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट, इसमें चेंज कर दिया जाता है। अब कैसे करेंगे, देखो इधर 3 है ऑक्सीजन की, इधर 4 है, मतलब इधर एक ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए एक नवजात ऑक्सीजन हमने यहाँ जोड़ दिया, समीकरण नंबर बना दी 2। अब हम कहेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को कितने से गुना करेंगे, इसे 3 से गुना करने पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, करवाओ 3 से गुना भाई से, 3 Na2SO3 प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 Na2SO4, समीकरण नंबर 3, इससे ये कैंसिल हो गया,
और क्या क्या कैंसिल होता है बताओ, और भी होता है क्या कुछ कैंसिल है? क्या करेंगे यहाँ K2Cr2O7 प्लस 3Na2SO3 प्लस ये क्या करेंगे 4H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे यहाँ 3Na2SO4 और प्लस 4H2O। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या? होगी ये भी कंप्लीट या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी समीकरण समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं SO2 को H2SO4 SO2 को H2SO4 यहां लिखेंगे SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देती है। क्या करेंगे देखो यहाँ सबसे पहले K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज प्लस क्या जी 4H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात क्या है यहाँ देखो SO2 और SO2 को H2SO4 में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा भाई? देखो भाई इधर H2 फालतू हैं, सबसे पहले तो H2 लिखो, H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रहता तो H2O लिखो। अब H2S ऑक्सीजन के 2 और 1 3 हैं और इधर कितने हैं ऑक्सीजन के 4, तो मतलब इधर ऑक्सीजन की एक कमी है, तो एक कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे एक नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 2 बन गई। क्लियर होगी बात? अब क्या करेंगे इसके बाद इसमें एक नवजात ऑक्सीजन इसमें 3, तो क्या करेंगे गुणा करेंगे 3 से, यहां लिख दो समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर करवाओ भाई गुना 3 से बेटे 3SO2 प्लस 3H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 3 बनेगी। अब 3H2SO4 और समीकरण नंबर 3 बनाओ, ठीक। अब 3 नवजात ऑक्सीजन से 3 नवजात ऑक्सीजन कट गए, 3H2O से 3H2O कट गए, 1 रह गया, यहाँ H2O का कितना रह गया 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ देखो बेटे K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3SO2 इज इक्वल टू, ठीक है, 4H2SO4 प्लस 3SO2। अब इधर का तो खत्म हो गया मामला एक साइड का, अब बचा क्या K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थराइज, ठीक है, और प्लस 3H2SO4 प्लस 1H2O बच रहा, यहाँ ये लिख दिया। बताओ जरा समझ में आई क्या? ये भी खत्म हो गया समीकरण। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं भाई SO2 को H2SO4 में भी बदल दिया। इसके बाद हमारा टॉपिक चलता है H2O2 के साथ क्रिया। खाएं के साथ यहां लिखेंगे H2O2 के साथ क्रिया, ठीक है। ये कल का काम है, कल हम पढ़ा नहीं पाए, जो कल वीडियो नहीं डाल पाए उसका पूर्ति कर रहे हैं हम। अब देखो H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस ये है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम कर रहे हैं 4H2O2 के साथ क्रिया इज इक्वल टू, देखो हमारा क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो K2 और SO4 बनेगा, यहां से K2SO4 ये अलग हो गया,
क्लियर होगी बात। फिर क्या करेंगे, दूसरा बताओ क्या करेंगे भाई। देखो हाइड्रोजन के देखो कितने हैं, यहां पर देखो 4H2O2 है, तो आप एक काम करो, एक H2 ये है, यानी कि 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए, ये यहां से लेके यहां तक के और यहां से लेके यहां तक के हाइड्रोजन की केवल 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 5H2, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 5 ऑक्सीजन चले गए। 4 दूनी 8 में से 5 ऑक्सीजन यहां चले गए। अब हमारे बच क्या रहे, Cr के कितने बच रहे बेटे, 2, तो हम क्या लिखेंगे 2Cr। ऑक्सीजन के कितने बच रहे, देखो 7 तो ये हैं, और 4 दूनी 8 में से 5 चले गए, 3 बच गए, 7 और 3 कितने हो गए 10, और 10 को 2 पंजे 10। आई नहीं समझ में, क्लियर होगी, ये समीकरण भी आपकी पूरी हो जाती है। अब आगे चलते हैं H2SO4 के साथ क्रिया, कहें की क्रिया बताओ भाई H2SO4 के साथ अभिक्रिया या क्रिया क्या करेंगे, देखो जी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है, इसी के साथ तो क्रिया कर रहे हैं, तो क्या होगा K2SO4 होगा सबसे पहले, तो K2SO4 प्लस, ठीक है बेटे। अब हाइड्रोजन का एक है तो मैं H2O प्लस, ये उस कंडीशन में H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं जब नवजात ऑक्सीजन नहीं निकालने हमें, ठीक है नहीं, वो मेन रिएक्शन नहीं करनी, हम डायरेक्ट कर रहे हैं अब यही रिएक्शन। H2O भी आ गया, अब हमारे पास क्या बचा बताओ बेटे, Cr के 2 बच रहे हैं, ऑक्सीजन के 6 बच रहे हैं, तो मैं यहाँ 2CrO3 नहीं कर सकता क्या, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब लिखो HCl के साथ क्रिया, भाई HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, कैसे होगी बेटे HCl के साथ अभिक्रिया, देखो K2Cr2O7 प्लस 14HCl ले लो, कितने 14HCl। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, Cl ही Cl निकलेंगे जितने भी निकलेंगे, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं पहले तो मुझे ये बताओ, 14, और ऑक्सीजन के कितने हैं 7, तो मैं यहाँ से बाहरों बाहर सबसे पहले सबसे आसान तरीके के माध्यम से 7H2O निकाल दिए मैंने, ठीक है। अब बचे क्या क्या, देखो एक तो K बच रहे 2, तो मैं क्या लिख देता हूँ 2K है, 2K चले गए, Cr के कितने बच रहे बताओ 2Cr, ठीक। अब देखो Cl के कितने हैं 14, तो 2 एकम 2 तो यहाँ चले गए, Cl3 2 तिया 6 ही चले गए, 6 और 2 कितने हो गए 8, और यहाँ कितने हैं 14, आगे कितने बच गए 6 नहीं बच गए, 8 और 6 14 नहीं होते भाई, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, तो 14 एकम 14, तो फिर मतलब 6 बच रहे हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकें 3Cl2 लिख सकें, आगे समझ में, तो ये क्लोरीन गैस निकल गई आपकी यहाँ, इस तरह भी आपकी अभिक्रिया हो जाती है HCl के साथ, क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है अक्षारों के साथ अभिक्रिया, कहाँ के साथ, अक्षारों के साथ अभिक्रिया। लो जी इसे पेज को भी संभाल के रखो, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अक्षारों के साथ क्रिया, सभी भैया बहनों से जो कि कक्षा द्वादश के हैं और कक्षा एकादश के हैं, नवम के हैं, दसम के हैं, जो भी आपके संपर्क में है विद्यार्थी, उन सबको बोल दो कि विद्यालय कार्यालय में अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करा दें विद शुल्क, किसके साथ, शुल्क के साथ, जल्द से जल्द जमा करा दें, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं जी स्कॉलरशिप नहीं आई, कहाँ से आ जाएगी, ध्यान तो देता नहीं कोई, क्योंकि बहुत से भैया जी ऐसे हैं
अतुल भैया जी हैं, उनका आय प्रमाण पत्र नया बनेगा और उन्होंने पुराना लगा के दे रखा, बाद में कहेंगे हमें हमारी तो स्कॉलरशिप नहीं आई जी। अरे भाई चेक तो कर लो, 2018 तक का आय प्रमाण पत्र चल जाएगा, 2017 का जिसका भी होगा उसका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं अक्षरों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अक्षरों के साथ अभिक्रिया। देखो भाई हम क्या करेंगे, K2Cr2O7 यहाँ लिखेंगे, K2Cr2O7, ठीक है, प्लस 2KOH इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे भाई, देखो K2, समझिए ध्यान से, अक्षरों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं आप, K2Cr4 प्लस, यानी कि दो थे तो यहाँ तो कितने आए, एक Cr बच गया आपका, है कि नहीं? कितने बच गए? एक Cr बच गया। अब या एक काम और भी कर सकते हो आप, अक्षरों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं आप, तो यहीं कहीं निपटा दो इस काम को। 2K2, दो ही होगे और दो ही होगे, 2 दूनी 4, दो ही होगे, 2 दूनी 2 ही कम 2, ये भी फाइनल हो गया यहाँ तक का। ठीक है ना? अब ऑक्सीजन के कितने बच गए भाई हमारे पास, बताओ ऑक्सीजन के कितने बच गए? ऑक्सीजन के 7 और 2 9 हैं भाई, 7 और 2 9 है ना बेटे, तो मैं 2 चौक 8 तो ये कर दूं, और प्लस एक ऑक्सीजन का बच गया और हाइड्रोजन के 2 बच गए, तो मैं H2O कर दूं इसको, बस खत्म होगी या नहीं? सिंपल सी रिएक्शन है। तो अब हम करते हैं किसके साथ, K2CO3 के साथ अभिक्रिया। काहे के साथ? K2CO3 के साथ अभिक्रिया। K2CO3 के साथ अभिक्रिया में क्या करेंगे, देखो K2Cr2O7 प्लस K2CO3 इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई, K2Cr2O7 प्लस K2CO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ही, तो क्या लिखेंगे 2K2, ठीक है, और फिर क्या करेंगे Cr, ये आगे 2, ठीक है, O4। अब देखो 2 चौक 8, यहाँ 7 ही थे, 7 में से एक इधर चला गया ऑक्सीजन, के भी इधर चला गया, यहाँ क्या बचा खाली, यहाँ इतने पोर्शन में खाली CO2 ही तो बचा। होगी समीकरण आपकी, बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है क्या, है जी? अब आगे चलते हैं, क्रोम एलम बनाना। क्या? क्रोम एलम बनाना। कैसे बनेगा क्रोम एलम? क्रोम एलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, K2Cr2O7 इसी से बनता है, प्लस H2SO4 प्लस क्या, बताओ, 3SO2 इज इक्वल टू, अब देखना क्या क्या बनेगा भाई। सबसे पहले तो K2SO4, ये K2, ये SO4 क्लियर होगी। फिर Cr के 2 हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस Cr2 और SO4 का, देखो कितने, ना SO4 का होल थराइज लिखेंगे। देखो ये तो चला ही गया भाई, 3 SO2 हैं, 3 SO2 है ना, समझ गए, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, तो 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 6 ऑक्सीजन इसको दिए हुए। कहाँ से आए में 6 ऑक्सीजन में, 6 ऑक्सीजन यहाँ से आए इसके पास, यहाँ से चले गए, हमने मान लिया भाई चले गए 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन चले गए, तो 3 दूनी 6 और 6 ये चले गए, हो गए 12, 3 चौक 12, बात खत्म हो गई। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 तो बच गया, तो H2O बन गया। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ में है? अब इसके बाद क्रोमेलम भी बन गया, हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। क्या पढ़ेंगे?
उपयोग, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूजेस। क्या कहते हैं भाई, यूजेस। अब देखो ध्यान से, देखो यार उपयोग में क्या है। उपयोग है आयतन मितीय विश्लेषण में ऑक्सी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। काय में, आयतन मितीय, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऑक्सी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, चमड़ा उद्योग में चमड़े की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, चमड़ा उद्योग में चमड़े की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैलिको प्रिंटिंग तथा रंगाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। और भाई फोटोग्राफी में तथा जिलेटिन की फिल्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये टॉपिक भी सेम इसी तरीके का है जिस प्रकार का टॉपिक आपने पढ़ा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेम उसी प्रकार से इसके भी ऑक्सीकारक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। यह है परमैंगनिक अम्ल के HMnO4 का पोटेशियम लवण है, यानी कि परमैंगनिक अम्ल का पोटेशियम लवण है ये। इसको हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। सभी भैया बहन अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म जल्द से जल्द जमा करा दें, सभी को सूचना आप लोग पहुंचा दें। ठीक है जी। और सभी भैया बहनों से ये भी निवेदन है कि सभी के सभी थोड़ा थोड़ा करके अपना शुल्क भी विद्यालय में जमा कराते रहें। धन्यवाद।